जाली में नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। जी हाँ, ऐसे ही हौसले और जज्बे से भरी हुई कहानियां समेट कर लाते हैं हम देश भर से अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, जहां होती हैं आम लोगों की खास कहानियां, ऐसी कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, जोश देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम की। प्रौद्योगिकी उन्नति ने हमारे रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाने और समय बचाने में बहुत मदद की है, लेकिन बहुत सारी तकनीकें पर्यावरण के लिए खतरनाक भी साबित हुई हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दुनिया भर में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए काम हो रहा है और इसी सिलसिले में पुणे की एक डॉक्टर प्रियदर्शनी कर्वे ने एक ऐसी विधि विकसित की है। उन्होंने जैव कचरे से चारकोल बनाने की विधि विकसित की है। कृषि या बगीचे के कचरे से खाना पकाने के बारे में बात करना कई लोगों के लिए अव्यवहारिक लग सकता है, क्योंकि इसमें गला घोटने वाला धुआं होता है और खाना पकाने की विधि से निकलने वाली कष्टप्रद गंध भी, जो स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों का कारण भी बनती है। रसोई में धुएं को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता के उद्देश्य से वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियदर्शनी कर्वे ने जैविक कचरे को ईंधन में बदलकर खाना पकाने के लिए जैव अपशिष्ट से एक प्रभावी वैकल्पिक ईंधन तैयार किया है। बायोवेस्ट टू चारकोल तकनीक। ये तकनीक जैविक कचरे को चारकोल में परिवर्तित करती है, जिसे बायोचर के रूप में जाना जाता है। इसे पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना उपयोग किया जा सकता है। प्रियदर्शनी कर्वे का बचपन पुणे महाराष्ट्र से 100 किलोमीटर दूर फलटन शहर के अर्ध ग्रामीण परिवेश में बीता था, जिसने उन्हें ग्रामीण शैली और इससे जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद की और इसीलिए वो शुरुआत में वैकल्पिक ऊर्जा के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्टोव बनाना चाहती थीं। खेत के कचरे का अवलोकन करने पर उन्होंने गन्ने के कचरे को बायोचर में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया और सिर्फ 100 ग्राम बायोचर ब्रिकेट का उपयोग करके एक परिवार के लिए भोजन पकाया। डॉक्टर कर्वे ने रसोई में धुएं को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए कई खास उपकरणों का आविष्कार किया है। ये एक वैकल्पिक ईंधन है और एलपीजी की खपत को कम कर सकता है। प्रियदर्शनी कर्वे विशेष रूप से बायोगैस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैविक कचरे से ईंधन प्रौद्योगिकियों पर समर्पित रूप से काम कर रही हैं। उनकी बायोवेस्ट टू चारकोल तकनीक पर उन्हें 2002 में अक्षय ऊर्जा के लिए एशडेन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2005 में डॉक्टर प्रियदर्शनी ने कोयले के कचरे से एक कोयला भाप कुकर का निर्माण किया। स्टीम कुकर में चावल, दाल और एक सब्जी सहित 4 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है, जिसमें मात्र 100 ग्राम चारकोल या बायोचर ब्रिकेट और 1 गिलास पानी का उपयोग किया जाता है। इस विधि से कचरे का बेहतर निपटान तो होता ही है, साथ ही साथ बेहतर ईंधन भी प्राप्त होता है, जो वातावरण को वायु प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। तो देखिए, आपने डॉक्टर प्रियदर्शनी कर्वे की ये अनोखी पहल, और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक अनोखे बैंक में। अब आप सोच रहे होंगे ये बैंक अनोखा कैसे है, तो आपको दिखाते हैं। ये कोई मनी बैंक नहीं है, ये है एक आटा बैंक, और इस आटा बैंक का निर्माण किया है यहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दर पर शुद्ध और स्वादिष्ट और अच्छा जो है पौष्टिक आटा प्राप्त हो सके। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस बैंक में। यूं तो बैंक कई तरह के होते हैं, लेकिन बैंक का नाम आते ही लोगों के दिमाग में नकद लेन देन आता है। पर भिलाई शहर में एक बैंक ऐसा भी है जहां नकद नहीं बल्कि गरीब परिवारों को आटा मिलता है, और वो भी कम दर पर। लॉयंस क्लब पिनेकल ने 1 साल पहले शहर के मॉडल टाउन बस्ती में ये आटा बैंक शुरू किया, जहां 500 से ज्यादा गरीब परिवार बैंक से आटा लेकर जाते हैं। इन श्रमिक बस्ती में बीपीएल कार्ड में श्रमिकों को चावल, शक्कर और दाल जैसी चीजें मिल जाती थीं, लेकिन आटा नहीं मिल पाता था और बच्चे रोटी खाने की जिद करते हैं।
बस फिर क्या था, उन्होंने पहले तो अपने घरों से आटा लेकर बांटना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे गरीबों को स्थायी रूप से कम दर पर आटा मिल सके। ये एक प्रकार का आटा बैंक है जहाँ पर लोगों को कम दरों में हम आटा मुहैया कराते हैं। हमारा ये हमारा थॉट ऐसे था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हम लोग पूरे वक्त हमारे लायंस क्लब पिनाकल के सभी सदस्य ने खाना चाहा कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, तो इसी के लिए कोशिश करी। जगह जगह हम लोगों ने गाड़ियों में अपना सामान भर भर के हम लोग अपना राशन के पैकेट बना बना के लोगों को देते थे। लेकिन ऐसे में हम लोगों ने देखा कि लोग जब हम चावल दाल लेके जाते थे तो उनको चावल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने पूछा कि आप लोग चावल क्यों नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने बोले चावल हमको सरकार देती है, हमको आटा नहीं मिलता है। तो हमने बोला कि आप लोग छत्तीसगढ़ी हो तो आप लोग को तो चावल ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने आपके लिए ज़्यादा चावल की व्यवस्था की है। तो बोले कि नहीं, हम लोग रोटी 2 टाइम खाते हैं, एक बार सुबह नाश्ता में खाते हैं, एक बार रात को खाते हैं, दिन में हम लोग चावल खाते हैं। तो ये थॉट लेकर हमारी प्रेसिडेंट उस समय की डॉक्टर वैशाली भगत और हमारे सभी सदस्य पास्ट प्रेसिडेंट्स जो से सबने बैठ के सोचा कि अब हमें आटे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने पहल करी। एक छोटी सी जगह में हम लोगों ने अपने घर से सदस्यों ने थोड़ा थोड़ा आटा डाल के ला के लोगों को आटा देते थे। क्लब के सदस्यों ने थोक व्यापारियों से बात की और उनसे आटा खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने श्रमिकों के लिए 5 किलो आटे का दाम 100 रुपए रखा ताकि लोग फ्री में मिले चावल की तरह इसे बेचना न शुरू कर दें। अपने आप में अनोखा ये आटा बैंक मॉडल टाउन की श्रमिक बस्ती में काफी फेमस हो गया है। बाहर के तुलना में यहाँ रेट कम लगता है और अच्छा आटा मिलता है। पौष्टिक भी है खाने के लिए और स्वादिष्ट भी है, ताज़ा भी है और हमको अच्छा लगता है तो हम लेने आते हैं आटा। यहाँ से आटा लेके जाती हूँ, महीने में 2 बार ले जाती हूँ। आटा अच्छा है, बहुत से लोग ले जाते हैं और यहाँ हमेशा 15-15 दिन में आटा सबको मिलता है। इस आटा बैंक का सेटअप भी बैंक की तरह ही रखा गया है। एक काउंटर पर रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरे काउंटर पर आटे के पैकेट दिए जाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से परिवार को एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए क्लब की ओर से इन श्रमिक परिवारों को पासबुक की तरह कार्ड भी बना कर दिया गया है ताकि बैंक में भीड़ न लगे और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होता रहे। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसी ही कोशिश और जज्बे की एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी है कश्मीर से। हम जानते हैं कि कश्मीर में बदलाव की बयार है, लोगों की सोच बदल रही है, युवाओं की सोच बदल रही है। अब युवा पत्थरबाजी के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, व्यवसाय पर, रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। ये कहानी है तनवीर अहमद खान की, जिन्होंने IAS परीक्षा में 2nd स्थान हासिल करके सूबे का नाम रोशन कर दिया है। और इसलिए भी ये बहुत खास है क्योंकि इनके पिता एक रिक्शा चालक हैं। देखिए कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। बदलते कश्मीर में युवाओं की सोच भी बदल रही है। अब उनके सपनों को साकार करने के लिए उपयुक्त वातावरण तो है ही, साथ ही सरकार का साथ भी है। ये हैं तनवीर अहमद खान, जिन्होंने अपने सूबे के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा IAS 2020 में ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की है। इस परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है। नगीनपोरा कुंड के तनवीर इस परीक्षा को पास करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले व्यक्ति बने हैं। अभावों के बीच अपनी मेहनत से उन्होंने जो कर दिखाया है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। बिना किसी कोचिंग के पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ये परीक्षा पास की और इसका श्रेय अपने परिवार, विशेषकर पिता को दिया, जिन्होंने खेती बाड़ी के साथ साथ उनके भविष्य को चमकाने और संवारने के लिए रिक्शा चलाने से भी परहेज नहीं किया। साथ ही साथ वो सरकार की उन नीतियों का भी समर्थन करते हैं जो छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रही है। कहते हैं कि इरादे मजबूत हो तो कोई मंजिल पाना असंभव नहीं है और इसी की जीती जागती मिसाल है तनवीर अहमद खान, जिन्होंने अपने सपनों को साकार तो किया ही, सूबे के साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम ही रोशन कर दिया। तो देखिए आपने तनवीर अहमद खान की ये प्रेरणादायी कहानी। इससे कई अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कुछ अच्छा करने की। और अब आपको लिए चलते हैं
शिमला में, चंबा जिले में, और आपको दिखाते हैं वहां से एक खास पहल। ये पहल है पर्यटन को बढ़ावा देने की। जी हां, चंबा जिले में नॉट ऑन मैप संस्था लगातार काम कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और अब उन्होंने यहां पर ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे होम स्टे तैयार किए हैं जहां पर आपको पारंपरिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वो चीज़ें जो अभी कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे घराट हैं, चक्की है आटा पीसने की, और इसके अलावा सिलबट्टा, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको इन होम स्टेज में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चंबा के इन होम स्टेज में। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नॉट ऑन मैप संस्था चंबा जिले में लगातार कार्य कर रही है। संस्था ने इसी कड़ी में चमेणु गांव में H2 हाउस की शुरुआत की है। इसके माध्यम से यहां पुश्तैनी घराटों को बचाने के साथ साथ जिले की पारंपरिक शैली में होमस्टे बनाया है। संस्था के सह संस्थापक मनोज शर्मा ने बताया कि इसका निर्माण स्थानीय लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों सहित गुज्जर व गद्दी समुदाय के लोगों को भी इस मुहिम से जोड़कर उनको लाभ पहुंचाया गया है। जो शुरुआत चंबा जिला में हुई थी, इसकी शुरुआत में हमने फिलहाल 2 गांव पहले चुने थे कि पूरे गांव को एक हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं कि जो रोजगार का जो साधन हो वो एक टूरिज्म पर्यटन से उसका एक आधारभूत ढांचे से जोड़ते हैं। तो इसी के साथ साथ जो ग्रामीण पर्यटन से जो जुड़े हैं, हमारे इस गांव में जो जुड़े हैं वो गुज्जर कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ गद्दीस फैमिलीज़ हैं। खासकर मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भाई किस तरह हम अपने संस्कृति को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर बढ़ें। सदस्य पायल मोहंतो ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। नॉट ऑन मैप का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये मेजरली फोकस करता है कि हम कैसे रूरल एरियाज़, जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं हमारे, उनमें हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकें, उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकें। सो इसी इनिशिएटिव के दौरान हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। हम पूरा ट्राई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि इन सारे कम्युनिटीज़ को सिर्फ टूरिज़्म के चलते नहीं, बाकी और भी कैसे कैसे हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। नॉट ऑन मैप संस्था के साथ जुड़े इलाके के गुज्जर समुदाय के मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि यहाँ पर बनाए गए होमस्टे के निर्माण में स्थानीय मिट्टी व पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्थानीय उत्पाद भी परोसे जाते हैं। जो हमारे यहाँ की लोकल जैसे होता है, हमारे जैसे घर में दूध, घी, दही, हम कुछ भी जो बाजार से नहीं लाते, लोकली यहाँ का होता है। और जो भी गेस्ट आते हैं काफ़ी खुश होते हैं। जैसे हमारा ये देखो लोकल मिट्टी का, पत्थर और लकड़ का बना हुआ मकान है, और घर में गाय भैंसे सब कुछ है। चमेणु गांव घूमने आए पर्यटकों ने कहा कि यहां उन्हें पुश्तैनी घराट देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके को पुरानी शैली में विकसित किया गया है, जो यहां की संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ पे हम आए तो हमने H2 हाउस के बारे में सुना और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, कुछ भी आर्टिफिशियल आपको नहीं मिलेगा। जो भी नेचुरल है यहाँ पे, उसी के आसपास आपको बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह ये संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी चीजों के संरक्षण से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है, वहीं यहाँ की प्राचीन संस्कृति को बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। यूँ तो आपने बहुत सारे रैन बसेरे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे रैन बसेरे में लेकर चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रैन बसेरा अनोखा कैसे है। अनोखा इसलिए है क्योंकि इसे खास बनाया है यहाँ के रहने वाले लोगों ने। इन लोगों ने इस रैन बसेरे को नाम दिया है आश्रय गृह का, और इस आश्रय गृह में वो सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, वो सभी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं जिसकी ज़रूरत आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती है, और ये सारी चीज़ें उन्हें मुफ्त मुहैया कराते हैं ये लोग। आइए आपको लेकर चलते हैं इस आश्रय गृह रैन बसेरे में।
कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन के समय सभी रोजगार बंद थे, ऐसे में जो लोग किराए पर रहते हैं उन्हें किराया भरने में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक हैं हरीश भाई, जो कि रिक्शा चालक हैं। एक समय वो भी किराए के मकान में रहते थे, अपनी 2 बेटी और एक गर्भवती पत्नी के साथ। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो किराया भरने में असमर्थ हो गए और मकान मालिक ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। उनके पास ना तो खाने को पैसे थे और ना ही रहने को घर। तब उन्हें सहारा मिला इस आश्रय गृह का। मैं किराए पे रिक्शा चलाता हूँ, पर डे का 150 चार्ज है उसका। वो भी क्या है कि मैं दे नहीं पाया और कोरोना की महामारी से मेरा मकान का थोड़ा जो किराया था वो भी चढ़ गया था और मकान मालिक बार बार पैसे की मांग कर रहा था। मकान मेरा जो किराए पे मैं रह रहा था वो छोड़ के मैं और मेरी दोनों बच्ची और मेरी प्रेग्नेंट मिसेस को लेकर रात को घर से निकल गया था और बहुत मेरे को परेशानी उठानी पड़ी और मैं करीबन 3-4 दिन रात ऑटो रिक्शा में ही रहा। बच्ची को साथ में गोद में लेके बैठा हुआ पूरी रात जागता रहा। फिर वहाँ बैठा था तो फिर एक अनजान आदमी वहाँ से आया और फिर वो आदमी ने बोला कि ठीक है चलो आप टेंशन मत करो, एक अच्छी जगह है शाहीबाग में, वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधा है और वहाँ आश्रय गृह है। वहाँ आपको सेफ, आपकी दोनों बेटियाँ और आपकी मिसेस है अभी प्रेग्नेंट है तो वो भी सेफ रहेगी और आपका कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। यूं तो ये आश्रय गृह सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन इसे घर बनाया है यहाँ के लोगों ने पूरी मेहनत, लगन और जज्बे के साथ इसमें हर वो सुख सुविधा मुहैया कराई है जो कि एक घर में जरूरी होती है। यहाँ बच्चों के खेलने से लेकर पढ़ाई तक के लिए साजगार माहौल तो है ही, साथ ही साथ बड़ों के कौशल विकास के लिए अवसर भी उपलब्ध हैं। एक्चुअली ये जो रैन बसेरा चलता है तो उसके अंदर हम लोग नाइट में ड्राइव करते हैं कि लोग नाइट में रोड पे सोते हुए हैं, उनको हम लोग उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या तकलीफ़ है और जो जेन्युइन होते हैं उनको हम रैन बसेरे मतलब आश्रय गृह में लेके आते हैं और उनको वहाँ पे स्टे करवाते हैं, उनको और हर तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। एक गर्भवती महिला की तकलीफों को एक महिला ही समझ सकती है और ऐसे में जिजीशा बेन ने शीमा बहन को हर तरह की सुख सुविधाएं इस आश्रय गृह में उपलब्ध कराईं। कि ये बहुत दिनों से सोई नहीं थी, बहुत डरी हुई, सहमी हुई थी, उनकी बच्चियां भी बहुत डरी हुई थी और ये फैमिली बहुत एकदम ख़राब समय से वो गुजर रही थी और वो समय जो एक था जो चला गया, लेकिन मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैं वो पूरी सारी फैसिलिटीज़ उनको मुहैया कराऊंगी जो एक प्रेग्नेंट लेडी डिज़र्व करती है। और दूसरे ही दिन मैंने उनका ममता कार्ड निकलवाया और उनको जो भी ज़रूरत थी आयरन की, विटामिन की सारी गोलियां वगैरह दिलवाई। सीमा बेन की आंखों से गिरते हुए आंसू ये बता रहे हैं कि वो कितनी कठिनाइयों से गुजरी हैं। वहीं रीना बहन ने एक प्यारी सुंदर सी बेटी को इसी आश्रय गृह में जन्म दिया है और ये यहाँ खुश हैं। बहुत डर लगता था कि लड़की एक 11 साल की है, एक 6 साल की है, पर क्या करें, मजबूरी में से हम दोनों तो जगते रहते थे कि कोई लड़कियों को उठा के ना लेके जाए। कोई ऐसे बहुत रास्ते पे लोग घूमते रहते थे। पूरी ऐसी परिस्थिति मैंने ऐसे लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने सोचा था एक बार, मैंने बोला कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इससे अच्छा अपने सुसाइड कर दे। तो हस्बैंड ने हिम्मत नहीं आने दी, बोला कि नहीं, सुसाइड करने से कुछ हल नहीं निकलेगा उसका। इन लोगों की तरह कई ऐसे लोग हैं जो इस आश्रय गृह में अपना जीवन पूरी सुख सुविधा से बिता रहे हैं। कहते हैं कि लोगों के बिना घर घर नहीं मकान होता है और लोग चाहें तो वीराने में भी फूल खिला सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी कह रहा है गुजरात का ये आश्रय गृह। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में गजब की प्रतिभा है, कौशल अपार है, जज्बा अपार है। बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की और जब जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी देश की एक अलग पहचान बनाई है। और आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का और समाज के विकास में भी अपना कुछ ना कुछ
योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Audio Jungle.